नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी क्रिस्टल डिटेल्स पे। जो आज मैंने टॉपिक लिया है वो काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये फ्यूचर को लेके जो डिजिटल करेंसी है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, तो उसका जो एक सेंट्रलाइज वर्जन जो आरबीआई ने पायलट 1 नवंबर को स्टार्ट किया है, उसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, उसमें क्या चेंजेस करने जा रही है आरबीआई। और इसके बाद स्टेप क्या है, आरबीआई क्या करने वाली है इसके बाद का स्टेप। और ग्लोबली भी इसका काफी, अगर आप देखो तो लगभग 100+ कंट्रीज में जो ये सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसका पायलट स्टार्ट हुआ है और बड़े बड़े बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये काफी मुझे लग रहा है कि लार्जर नंबर आपको दिखेगा कि बहुत मास स्केल पे इसका पायलट और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो इसी में आप देखो जो मेजर है, आप जो अभी रिसेंट में स्टार्ट हुए हैं दूसरे कंट्रीज में, वो आप देखो एक प्रोजेक्ट सीडर बोल के, CEDAR। तो ये एक्चुअली फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क में, उन्होंने स्टार्ट किया है कि ये जो उनका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको कैसे यूज करेंगे, क्या पायलट करने जा रहे हैं। और उसी तरह सिमिलर में एक प्रोजेक्ट ऑरम स्टार्ट हुआ है। जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं हांगकांग, उन्होंने सीबीडीसी को कैसे यूज करेंगे, वो ई वॉलेट क्या करेंगे, तो उसको उस पे अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में न्यूज न्यूज आई थी। और रिसेंटली भी एक दो दिन पहले रिसेंट जो न्यूज है सीबीडीसी के एक्सेप्टेंस को लेके, वो है सिंगापुर से आई है। उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है यूबिन, UBIN, यूबिन प्लस बोल के। तो उनका जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, उसको मास बोलते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे इस जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको कैसे यूज किया जाए। तो जो अगर हम सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है उसको देखें तो ये है क्या। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली ये है जो सेंट्रल बैंक, हाँ ये स्लाइड से क्लियर होगा। इस स्लाइड में देखो आप, सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है वो एक्चुअली एक डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज, उस कंट्री का फिएट करेंसी। जैसे हमारा रुपी है, तो रुपी का ये डिजिटल फॉर्म में है ये करेंसी। और इसको आरबीआई जो कि यहाँ के रेगुलेटर, फाइनेंशियल रेगुलेटर है, उन्होंने इशू किया है। तो यहाँ पे एक मेजर है कि अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है, मैं उसको अगर कंपेयर करूँ तो वो मैक्सिमम डिसेंट्रलाइज है। जैसे बीटीसी हुआ, इथेरियम हुआ, ये सब डिसेंट्रलाइज हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इट विल बी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, तो ये सेंट्रलाइज्ड है। मतलब ये रेगुलेटेड डिजिटल मनी जो आ रही है जो जो होगी। और इसमें हम देखें कि ये पायलट पायलट है क्या। और इस पायलट में जो आरबीआई ने, उसने 9 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक है। वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पायलट जो लॉन्च है। और अगर देखो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसका दो वर्जन है, इसके दो टाइप्स हैं। एक है डिजिटल रुपया, ई रूपी का होलसेल सेगमेंट, और एक दूसरा है ई रूपी का रिटेल सेगमेंट। तो होलसेल सेगमेंट में कहा है कि जहाँ पे कि वॉल्यूम लार्ज अमाउंट में है, तो उस केस में ये होलसेल सेगमेंट यूज होगा। ये जो मेजरली है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल लो, आप बॉन्ड लो, फॉरेक्स लो, या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट लो, उसमें यूज होता है। और जो दूसरा है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल वर्जन है। वो रिटेल वर्जन जो है वो इस मंथ के लास्ट तक उसका भी शायद पायलट स्टार्ट होगा, नवंबर के लास्ट तक। और जो दूसरा है कि इसको फुल फ्लेज में जो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इसका एंड जो केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो लोन्स हैं वो नेशनल वाइड लॉन्च किया जाएगा 2023 में, वर्ल्ड मतलब पूरा पूरे इंडिया वाइज। तो ये जस्ट स्टार्ट है और इसमें जो है वो फुल फ्लेज काम होगा। अभी हम समझते हैं कि ये, जैसे मैंने बोला कि होलसेल सेगमेंट, तो अभी जो पायलट करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब किस चीज को टच करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है कहता है कि आपको होल मतलब पूरा एक कहानी समझ में आए। तो जो गवर्नमेंट के जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें मेजर जो दो है वो हैं टी बिल और दूसरा बॉन्ड है। अगर टी बिल जो ट्रेजरी बिल है उसको शॉर्ट में समझे तो मैक्सिमम 1 साल का होता है। तो 1 साल का होता है, ये नॉर्मली डिस्काउंट पे गवर्नमेंट देती है। जैसे कि मान लो 91 डेज का गवर्नमेंट कोई नॉर्मली 91 डेज, 182 डेज और मैक्सिमम 364 डेज का होता है। और ये जो आरबीआई लाती है, वो नॉर्मली डिस्काउंट में होता है। अगर 100 रुपीज का है तो 97 या 95 रुपीज का है। तो 95 में आपने अभी लिया
91 डेज बाद आपको 100 रुपीज मिल जाएगा। तो 5 रुपए का है, वही यील्ड कहलाता है, और वही आपका रिटर्न जो आपका प्रॉफिट है वो है। तो ये हो गया आपका ट्रेजरी का। और दूसरा अगर बॉन्ड देखें तो बॉन्ड थोड़ा सा लंबे पीरियड का होता है। और बॉन्ड लाया क्यों जाता है, ये जो ट्रेजरी बिल है बॉन्ड क्यों लाया जाता है, इसका कारण ये है कि जैसे गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होगा, जैसे उनको भी रोड बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो उनको भी पैसा चाहिए। तो जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वो जो उनका बैंकर है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर है, वो आरबीआई, तो आरबीआई के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए इस काम के लिए। तो आरबीआई फिर क्या करता है कि उस लोन के लिए ऑक्शन करता है। और ऑक्शन जो करता है वो फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल या बॉन्ड होता है, जिसको कि मेजरली बैंक्स अभी इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं। तो मेजरली बैंक्स इसको परचेज करते हैं किसी पीरियड के लिए, तो उसी पीरियड में उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इससे वो बैंक से पैसा मिलता है गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू बैंक्स को, जिससे कि वो अपना जो भी वो करने जा रहे हैं वो पे करे। और बैंक को उस अदर साइड में जो पीरियडिक इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तो वो मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये है, आप अगर समझना चाहो, अगर आपको समझ में, और इसी को आप अगर थोड़ा सा जो सीबीडीसी का वो है, इसको थोड़ा सा मैं आगे इसको जो हमारे स्टॉक है उससे भी समझाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि ये काम कैसे कर रहा है। ये तो था कि अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जो होलसेल सेगमेंट है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, उसका मतलब क्या है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं इस स्लाइड में, हम देखेंगे कि ये जो अभी हमारा जो होलसेल सेगमेंट है वो काम कैसे करता है। वही तो हमने देखा कि ये है क्या, जरूरत क्या है इस बात की, और ये सीबीडीसी जो है, जो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो कैसे काम करती है। तो इसमें अगर देखोगे तो बैंक्स को अगर इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो इंडेंट इंडेंट मतलब कि रिक्विजिशन भेजती है सीसीआईएल को। इसमें एक मेजर बीच में एक आप बोल सकते हैं कि मॉडरेटर या फिर थर्ड पार्टी है, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। उनका काम क्या होता है कि यही सारी चीज का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बॉन्ड का ट्रांसफर या जो पेमेंट सेटलमेंट होता है, वो सारा काम सीसीआईएल करती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आरबीआई जो बैंक्स हैं जिनको कि कोई बॉन्ड खरीदना है, वो इंडेंट भेजती है थ्रू सीसीआईएल टू आरबीआई। एक्चुअली क्या है कि जो बैंक्स हैं वो बैंक हैं, सो आरबीआई के पास दो तरह के अकाउंट मेंटेन करती आ रही हैं। एक तो वो आपका बॉन्ड अकाउंट, दूसरा रुपी अकाउंट। जिसमें बॉन्ड में बॉन्ड होता है उनका, रुपी में उसका उनके जो पैसे हैं आरबीआई के पास जो रखे होते हैं बैंक्स में वहां होते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करना होता है तो आरबीआई एक इंडेंट भेजती है सीसीआईएल को, जो कि आरबीआई के पास जाता है कि जो सीसीआईएल है वो इतने पैसे चाहिए। और अ, तो जब ये पैसे आ जाते हैं इस मतलब सीसीआईएल के अकाउंट में, तो उसके बाद फिर सीसीआईएल का एक स्क्रीन होता है। जैसे कि आप इसको आप कंपेयर करो स्टॉक से तो समझ में आएगा। स्टॉक्स में क्या है कि हम डायरेक्टली एनएससी या बीएससी में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि बीच में हमारा एक कोई न कोई एजेंसी होती है, कोई भी हो, जीरोधा टाइप उस टाइप की होती है, वहां पे हम अकाउंट खोलते हैं। और जब भी हमको शेयर खरीदना हो एनएसडीएल क्या बोलते हैं, एनएससी या बीएससी में, तो एक्चुअली एनएससी बीएससी में भी अपने पास शेयर्स नहीं रखते, वहां तो लिस्टेड होते हैं शेयर। जो शेयर एक्चुअली होल्ड होता है वो सीडीएसएल या एनएसडीएल में होगा। आप अगर ठीक से स्टेटमेंट को देखो, आपने शेयर्स को समझ में आएगा। सीडीएसएल है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ये आपको एक्चुअल जो शेयर्स हैं उसको डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, बीएससी का हो या फिर एनएससी का हो। तो इसमें सीसीआई जो है उसमें मेन मेन काम करता है। इसमें आगे में एक डायग्राम दिया हूँ, वो देखूं कहाँ है, वहां से आपको थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ, ये क्या है कि जैसे कि बैंक ए है, बैंक बी है, बीच में आप देख सकते हो बैंक ए है, बैंक बी है। इनके पास ये आरबीआई है, आरबीआई सारा चीज कंट्रोल करता है। आरबीआई इन दोनों बैंक से कनेक्टेड है। बीच में एक सीसीआईएल है जो कि ये सारे ट्रांजेक्शन को, जो क्लियरिंग और सेटलमेंट है वो सीसीआईएल का काम होता है। ये जो स्क्रीन देख रहे हो, तो सीसीआईएल क्या करता है कि ये जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक्सचेंज का एक मॉनिटर मिलता है कि इतने में बाई हो रहा है कोई शेयर, इतने में सेल हो रहा है। तो वैसे ही सीसीआईएल एक स्क्रीन देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे कि बॉन्ड्स का किस बॉन्ड का क्या रेट है वो दिखता है सारे बैंक्स को जब खरीदना होता है तो वो इसी प्लेटफॉर्म से खरीदती है। पैसे कहाँ हैं, आरबीआई में। और जो उनका बॉन्ड का अकाउंट का है वहां भी आरबीआई में, और उसको
सीसीआई मेंटेन करती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेटलमेंट है वो सीसीआई के थ्रू सेटलमेंट होता है। प्लेटफॉर्म भी सीसीआई देती है। बैंक बस, अगर ए बैंक जैसे एबीसी बैंक है या एक्स वाई जेड बैंक है, जिसको खरीदना है तो ये यहाँ डिपॉजिट करेगी आरबीआई वाले में। और उसके बाद ये इनको जो खरीदना वो खरीद लिया। और खरीदने के बाद जो इनका जो बॉन्ड का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ जो उनका रुपी का अकाउंट है वो डेबिट होगा जब ये ट्रांजेक्शन बॉन्ड खरीद लेंगे तो। और जो उनका बॉन्ड का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही अगर ये एक्स वाई जेड है, ये बॉन्ड को सेल करना चाह रही है, तो उनका बॉन्ड का अकाउंट डेबिट होगा। सीसीएल का जो उनका बॉन्ड का अकाउंट है एक्स वाई जेड का, वो क्रेडिट होगा। और इनका जो रुपी का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। मैं थोड़ा फाइनेंस में जा रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी ये है कि इनको खरीदना है, इनको बेचना है। तो पैसा इनका डेबिट होगा, पैसा इनका क्रेडिट होगा। और बॉन्ड इन्होंने सेल किया तो बॉन्ड इनका कम होगा और इनका बॉन्ड ऐड हो जाएगा। और ये सारा जो मेंटेन करता है वो आरबीआई करता है। आरबीआई के पास सर्वर्स हैं और सीसीआईएल इसमें प्लेटफॉर्म देगा और इसका सेटलमेंट जो है वो पूरा काम सीसीआईएल का होगा। ये अभी का स्ट्रक्चर है। और इसी में हम अगर आगे चलें, हाँ अब आगे चलें कि जो 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 सीबीडीसी है, अभी तक तो ये चल रहा था कि बैंक्स डायरेक्टली, इसमें सीबीडीसी जो है वो क्या चेंज करेगा। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी स्टार्ट किया है, जो हो रहा है, इसमें क्या चेंज होगा। तो इसमें अगर आप देखो तो जो सीसीआईएल है वो सीसीआईएल नहीं रहेगा। जो थर्ड, जो बीच में एक पार्टी है जो कि वो सेटलमेंट कर रही है, और एक्चुअली जो सेटलमेंट होता है वो डे एंड पे होता है। इसको नेट सेटलमेंट बोलते हैं। और ये क्या है कि सीबीडीसी में क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होता है, इसलिए इसको ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। अब ये सीबीडीसी में कैसे होगा वो उसको देखते हैं। तो सीबीडीसी के केस में क्या होगा कि सीसीआईएल बीच में नहीं होगी, बीच में बस आरबीआई रहेगा। एज यूजुअल हम पहले चले तो एक मैंने स्लाइड दिया था, वहां पे आपको थोड़ा हाँ इसमें क्या है कि अभी तो दो तरह के सिर्फ अकाउंट हैं, रुपी अकाउंट और बॉन्ड अकाउंट, जो कि हर एक बैंक रखती है आरबीआई के पास। अभी सीबीडीसी आने के बाद एक और सीबीडीसी का अकाउंट भी मेंटेन करेगी आरबीआई के पास, जो जितने सारे बैंक्स हैं। और जो जो बैंक का सर्वर है वो भी आरबीआई के सर्वर से कनेक्टेड होगा। तो ये चीज है। और इसमें जो, हाँ अब यहाँ पे आ जाएं, ये हम जो अभी देख रहे थे, इसमें अब कैसे होगा कि जब भी बैंक को कुछ खरीदना होगा, तो बैंक आरबीआई को एक इंडेंट भेजेगी कि जो मुझे कोई बॉन्ड खरीदना है, आप इसके लिए मेरा जो रुपी अकाउंट है, आप वहां से मेरे जो रुपी अकाउंट आरबीआई के पास है, तो वहां से जो सीबीडीसी अकाउंट मैंने मेंटेन कर रखा है, वहां पे आप मेरा पैसा ट्रांसफर कर दो। तो आरबीआई ने जब ये पैसा ट्रांसफर कर दिया उनके रुपी अकाउंट से सीबीडीसी के उनके सीबीडीसी अकाउंट में। और उसके बाद क्या है कि बैंक एज यूजुअल जो सीसीएल का स्क्रीन है वो देखती रहेगी कि ये बाइंग सेलिंग का ये रेट चल रहा है। लेकिन सेटलमेंट अभी आरबीआई जो सीसीएल वो नहीं करेगी। वो स्क्रीन आएगा अभी भी, जो सीसीएल की स्क्रीन है वहीं पे देखेगी रेट, जो बॉन्ड का रेट क्या चल रहा है, तो बाइंग सेलिंग वहीं पे होगी। और उसके बाद जो फंड ट्रांसफर होगा, फंड ट्रांसफर और जो बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, वो सीधे बैंक टू बैंक होगा। जैसे जैसे एक्स वाई जेड है, आप पूरा नाम देखें, ये एबीसी है, दो बैंक है, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होगा। ये स्क्रीन रहेगी, ये भी रहेगा। ये सीसीआईएल का जो लिंक है वो नहीं रहेगा। सीसीआईएल इसमें पिक्चर में सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए रहेगी। बाकी जो सेटलमेंट होगी वो डायरेक्टली, जो सेटलमेंट होगी वो बाकी जो सेटलमेंट होगा पैसे का और बॉन्ड्स का, वो डायरेक्टली इन दोनों के बीच में होगा। बीच में, और ये अपडेट है वो आरबीआई में होता रहेगा। आरबीआई सेंट्रलाइज हर समय रहेगी, यहीं पे ये सारे अकाउंट रहेंगे। बस एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा सेटलमेंट के लिए, वो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो होगा। और अभी जो रेगुलेट करेगी इन चीजों को, जैसे अभी सीसीआईएल कर रही है तो अभी एनपीसीआई करेगी। तो ये मेजर चेंज है अगर इसमें देखने जाए। अब आते हैं इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज मैंने देखो डिफरेंट में, आप जो मैंने पहला दिखाया था, हाँ कि इस केस में क्या है कि अभी के सिस्टम में जितने सारे बैंक्स हैं, वो जब बाई सेल करते हैं तो उसको नेट सेटलमेंट बोलते हैं। डे एंड में जाके ना, जब ये खत्म होता है ट्रांजेक्शन सारा, तो उसके बाद सीसीएल इसको सेटलमेंट करती है।
तो ये डे एंड पे होता है। और दूसरा जो सीबीडीसी में क्या इंस्टेंट होगा, मतलब सीधे बैंक टू बैंक हो रहा है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो इसको ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। और इसी तरह से अगर आप अगर देखोगे तो अभी के केस में T+1 है। तो जैसे आपने आज ट्रेडिंग किया, आज आपने बॉन्ड खरीदा या सेल किया, तो T+1 मतलब अगले दिन तक ये सेटल हो जाएगा। और इसमें क्या है कि सीधे बैंक टू बैंक हो रहा है, बीच में कोई CIL जो CCIL है वो नहीं है, तो डायरेक्टली इसमें सेटलमेंट हो रहा है। इसलिए यहाँ सेटलमेंट है वो जीरो टाइम, ऑलमोस्ट रियल टाइम पे होता है सेटलमेंट। तो ये मेजर चीज थी CCIL की। CCIL के बाद जो CBDC आएगा, इसके बाद ये चेंजेस आपको दिखेंगे। अब ये है कि अ, ये तो हमने देख लिया कि CCIL के बाद ये होगा। अब आगे चलें। हाँ, ये सारा जो चीज हो रही है, ये सारा जो गेम होगा, कि अभी जो RBI ने स्टार्ट किया है, इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन, अगर आप, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं तो आप 17, मैंने एक वीडियो कवर किया होगा, आप देखोगे मैं 4-5 साल पुराना एक वीडियो कवर किया होगा कि RBI के साथ एक डिप्टी गवर्नर थे, वो मुंबई गए हुए थे, तो उन्होंने हिंट दिया था कि हम कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस समय ऐसा गेस लगा था कि कुछ लक्ष्मी कॉइन टाइप का आएगा, मैंने भी ऐसे ही गेस मारा था। उसमें मैंने वीडियो भी फुल कवरेज की थी कि डिजिटल जो मनी है वो RBI सोच रही है, 17-18 की बात है ये। अभी आप देखो तो 2019 में, पर आईडी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, IDRBT, ये हैदराबाद, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये NFT जो हम जितने सारे करते हैं, वो सारे सर्वर्स और सारे जो कंट्रोल है वो वही करती है। तो उनका भी एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था, आप बोल सकते हो 2019 में, आप सर्च करोगे IDRBT ब्लॉकचेन, क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलो या फिर उनको व्हाइट पेपर बोलो, तो आपको दिख जाएगा ना, जनवरी फरवरी के आसपास आया था। तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि अगर ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इसके वो हैं, अगर हम यूज करते हैं, तो खासकर बैंक्स को और जितने सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा। तो इसके पीछे जितने सारे CBDC के होंगे, जितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे, वो सारे जो लेजर है, जो ये लेजर है, लेजर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे वो सेव होते रहेंगे। तो ब्लॉकचेन के जितने भी एडवांटेज हैं अभी के टाइम पे, वो सारा एडवांटेज जो है वो मिलेगा आपको इसमें। जो CBDC है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो जो ब्लॉकचेन के जितने एडवांटेज हैं कि आप कोई इसमें रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते हो, रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते हो, और इसे इम्यूटेबल बोलते हैं इसको, आप कोई भी डिलीट नोट डिलीट नहीं कर सकते हो, इसको कोई टैम्पर नहीं कर सकता है, मतलब कोई डेटा को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इंक्रिप्शन होती है, क्रिप्टोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, तो वो होती है। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके ये CBDC का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल डिजिटल करेंसी है, तो इसका ये पायलट स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बैंक ने ऐसे स्टार्ट किया है। तो ये एक्चुअली जो फिजिकल नोट है, जो नोट्स हैं, उसी का डिजिटल वर्जन है। अब आगे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि भी होलसेल है, मतलब होलसेल जो CBDC जो ई रुपए का होलसेल सेगमेंट है, उसको अभी पायलट में टेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और टाइम एक दिन का है, एक दिन का भी टाइम काफी ज्यादा होता है अगर आप बल्क में पैसा हो। और तो अभी वो होलसेल में स्टार्ट किया गया, रिटेल और जो KCC का है वो नेक्स्ट ईयर से, RBI ने बताया कि नेक्स्ट 2023 से वो एंड टू एंड स्टार्ट करेंगे। और इसका जहां तक मैंने रिसर्च किया है कि जो KCC का है वो ऑलरेडी एक दो स्टेट में स्टार्ट कर दिया है, कुछ कुछ बैंक के हेल्प से। तो काफी सीरियस है इसको लेकर। 2000 मतलब कमिंग डेज में ना, कमिंग मंथ्स और ईयर्स में मुझे इसका मास एडॉप्शन दिख रहा है। यहाँ के रिटेल में भी है ना, रिटेल में मतलब जो हम इंडिविजुअल हैं, उस पे भी मुझे दिख रहा है कि इसमें जो है वो रिटेल भी ट्रांजेक्शन इसमें स्टार्ट होगा। अब हम देखते हैं, यही तो हमने इंडिया का पर्सपेक्टिव देखा, हम देखते हैं ग्लोबल। ग्लोबल में जैसे मैंने बताया कि आपको 100+ कंट्रीज में जो उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं और किसी न किसी यूज केस पे वो काम कर रहे हैं। तो वैसे ही में जो रिसेंट में जो मेजर प्रोजेक्ट्स आए हैं वो हम कवर कर रहे हैं, ताकि आपको दिख जाए कि बस ये इंडिया तक कन्फाइंड नहीं है, ये ग्लोबल में भी काफी काफी बड़े रूप में हो रहा है। सबसे जो रिसेंट का है, ये 2 दिन पहले आया है, ये प्रोजेक्ट यूबिन प्लस है। ये एक्चुअली सिंगापुर के जो जो उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, इसको मास बोलते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उन्होंने लॉन्च किया है। और इसका जो उन्होंने टेस्ट यूज केस रखा है, जैसे हमारा यूज केस क्या है कि हम होलसेल सेगमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इससे हम टेस्ट पायलट स्टार्ट करेंगे। जो उनका पायलट टेस्ट है वो क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांजेक्शन है। मतलब कि
यहाँ से आप जो इंटरनेशनल रेमिटेंस बोलते हो, इंटरनेशनल रेमिटेंस, जैसे आप अगर इसमें, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करूँ तो एक सबसे इसमें प्रोमिनेंट जो है वो XRP है। XRP भी सेंट्रलाइज कॉइन है, जिसको रिपल बोलते हैं। रिपल का भी काम वही है कि जो जो क्रॉस बॉर्डर, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब पैसा ट्रांसफर करते हो, तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी यूज होती है, रिपल, जो प्रोमिनेंट और भी होती होंगी। और एग्जिस्टिंग में अब अगर आप देखो, मैं अगर इंडिया से इसको रिलेट करूं, तो इंडिया में अगर आपको यहाँ से मुझे सिंगापुर पैसा भेजना है, तो बीच में एक स्विफ्ट बोल के एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम मुझे स्विफ्ट में अकाउंट खोलना पड़ेगा बैंक में जाके, स्विफ्ट की थ्रू। मतलब स्विफ्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर एक जो बैंक है वो कुछ ब्रांचेस को नॉमिनेट करती है, आपको उसी ब्रांच में जाके और स्विफ्ट के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकती हो, एक इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में। और स्विफ्ट कभी कभी जो है वो घंटों, कभी कभी दिन भी ले लेता है। और इसमें जो थर्ड पार्टी बीच में जो एक इंटरमीडिएट है, स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी चार्ज होता है, फिर बैंक का भी चार्ज होता है, और टाइम भी काफी फैक्टर लगता है। और तो इसको जो ये थीम है, उबिन जो सिंगापुर का प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, वो है इनका थीम, ये है उनका पायलट जो स्टार्ट किया है। ये एक दो दिन पुराना ही न्यूज है। अगला देखें, अगला है प्रोजेक्ट सीडर। ये प्रोजेक्ट सीडर जो है वो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का। तो वो भी जो ये डिजिटल उनका डॉलर है, उसको यूज कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो डिजिटल मनी है, इसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होगा। उसके बाद अगर ब्लॉकचेन बेस्ड है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो, डेटा ऐड नहीं कर सकते हो, मतलब एक एग्जिस्टिंग नोड को। तो आपके कंट्रोल में रहेगा। फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स हैं वो लाते हैं, तो उनका कंट्रोल रहेगा। तो फाइनेंशियल जो उनका इकोसिस्टम है वो एक्चुअली इंप्रूव करेगा। जो डिले हैं, जो अननेसेसरी के पैसे लगते हैं, जो अननेसेसरी के फ्रॉड के चांसेस हैं, वो सारे निगेट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी इनबिल्ट है, क्योंकि सारा क्रिप्टोग्राफी बेस्ड है। मैं आपको एक ब्लॉकचेन का इसमें डायग्राम भी होगा, कहीं ना कहीं मैंने दिया होगा, देखें। हाँ, ये चाहे देखते हो, ये सारे ब्लॉक्स बनते हैं। ये ब्लॉक्स का, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। और किसी एक में ऑल्टर करोगे तो आपको पूरे पुराने ब्लॉक में चेंज करना होगा। ये पूरे ब्लॉक जो है, इसका एक चेकसम बोल के एक वैल्यू होती है, वो स्टोर होती है अगले में। यहाँ आपने कुछ भी चेंज किया तो ये पुराने पीछे पुराने सब पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबका चेकसम चेंज होगा। मतलब चेकसम मतलब अगर 1 लाख इसमें रिकॉर्ड है, तो सबका एक यूनिक नंबर मिलेगा कि एक लाख के लिए एक चेकसम आया है। वो आपने थोड़ा सा भी ऑल्टर किया, चेकसम चेंज हो जाएगा। चेकसम चेंज हुआ तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक चेंज करने के लिए आपको जो पीछे जितने सारे ब्लॉक्स हैं वो सबको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसको वो करने का। और दूसरा आते हैं हैकिंग का। तो हैकिंग में अगर थोड़ा सा, अगर जिसने क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा डिटेल में किया होगा, तो एक 51% का स्टैक है, 51% अटैक का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है कि हमारे 10 नोड हैं। होता क्या है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो साइमल्टेनियसली हर एक नोड पे अपडेट होता है। तो एक करेंसी का अगर 10 नोड है, अगर आप उसको हैक करना है, तो आपको एक साथ एटलीस्ट 6 जो नोड्स हैं उसको हैक करना होगा। तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि आप उसको चेंज कर सको, क्योंकि एक साथ सब पे एट एक ट्रांजेक्शन जब तक कि 51% से ज्यादा पे अपडेट नहीं है, वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आपने 6 को हैक किया, जो कि बहुत टफ है। इस कारण से सिक्योरिटी इसमें इनबिल्ट होती है, और सारा ब्लॉकचेन पे है, तो इसलिए आप इसको डिलीट विलीट कुछ नहीं कर सकते हो। अ, हम आए वापस, हम ये प्रोजेक्ट देख रहे थे। और जो एक और मैंने प्रोजेक्ट कवर किया होगा, ये है प्रोजेक्ट ऑरम। ये भी लास्ट मंथ का न्यूज़ है। तो ये हांगकांग की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरीज हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्ट ऑरम स्टार्ट किया है। ये भी अभी जो होलसेल इंटर बैंक है, होलसेल जहां भी होगा वहां पे आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी। नॉर्मली गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और क्या बोलते हैं, आपका फॉरेक्स, इस तरह की चीजें होंगी। तो उन्होंने भी दो तरह का प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है उनका टेस्टिंग। एक होलसेल बैंकिंग, दूसरा रिटेल ई वॉलेट। ई वॉलेट मतलब जैसे हम बैंक अकाउंट रखते हैं फिजिकली या फिर लॉजिकली, वैसे ही ई वॉलेट के फॉर्म में आप इसको कर सकते हो। तो इससे ये जो मेजर आपको 3 प्रोजेक्ट मैंने जो रिसेंट में भी 1-2 महीने में आए हैं, ये मैं आपको दिखाया। तो इससे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो CBDC का ये जो प्रोजेक्ट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसका एडॉप्शन मुझे कमिंग ईयर्स में 1-2 साल में बहुत मास में दिख रहा है। और सबने इसकी तैयारी कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने भी 2017 से मुझे फॉर्मली दिखने लगा था, कुछ ना कुछ तो RBI पीछे स्टडी हो रही। 17 हुआ,
फिर 19 में IDRBT है, उन्होंने एक यूज केस और एक पूरा एक आर्टिकल दिया था जो कि नेट पे अवेलेबल है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूं उस आर्टिकल को। तो ये पीछे बैकग्राउंड में काम चल रहा था, अभी एग्जीक्यूशन का टाइम स्टार्ट हो गया था। एग्जीक्यूशन में उन्होंने पायलट स्टार्ट कर दिया, और पायलट जहां तक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, KCC का भी पायलट हो रहा है, कुछ स्टेट्स में कुछ बैंक्स जो हैं वो पायलट कर रहे हैं। तो फिर होलसेल अभी ऑलरेडी हो रहा है, रिटेल भी चल रहा है पैरेलली। अगले साल RBI ने खुद कमिट किया है कि 2023 में KCC करेंगे। तो ग्रेजुअली कमिंग ईयर्स में मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बहुत ही मास स्केल पे दिख रहा है और वर्ल्ड वाइड दिख रहा है। तो चलिए अभी एंड करते हैं, बहुत लंबा हमने चीजों को कवर कर लिया। तो होपफुली आपको ये जो स्लाइड है, जो पूरा वीडियो है, कुछ वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च की है, मतलब हर एक एंगल से, फाइनेंशियल एंगल, टेक्नोलॉजी एंगल, और सारी चीज को रिसर्च किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसमें अप्रिशिएट करोगे और हेल्प करोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप कुछ कमेंट देना चाहें, कुछ और टॉपिक हो, या फिर मेरे अभी एग्जिस्टिंग वीडियो में कुछ आप करेक्शन चाहते हो, किसी भी तरीके से, तो आप वेलकम हो। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, ताकि इस जो फैसिनेटिंग क्रिप्टो करेंसी और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, उसको हम सीखें और ग्रेजुअली हम भी डेवलप करें ऐसे ही। थैंक यू।